प्रारंभ में सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि भाई यदि कोई ग्रह हमें समस्या दे रहा है तो क्यों दे रहा है, या फिर वो समस्या दे रहा है तो उसका इलाज क्या है, उसका उपाय क्या है। यदि आपके जीवन में विशेषकर चंद्रमा पे तो हम बात कर ही रहे हैं, तो चंद्रमा पे बात करते करते ही आपको एक चीज समझ किन राहु पे बात हमारी चल रही है भाई। राहु पे तो हम बात कर ही रहे हैं। तो राहु पे बात करते करते एक चीज आपको समझ में अभी तक तो आ गई होगी कि राहु जो है वो हमारे जीवन में अचानक चीजों को लाकर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अलग अलग तरीके से लाकर देता है, बिल्कुल नहीं। वो अचानक हमारे जीवन में समस्या क्रिएट कर देता है। चंद्रमा, चंद्रमा का काम है वो घूमने फिरने में लगा है। मंगल का काम है वो कहीं ना कहीं वाद विवाद खड़ा करने में लगा है, शरीर को बनाने में लगा है। सूर्य का काम है कि कहीं भाई राज सिंहासन मिल जाए, इसमें लगा है। बुद्ध का काम है कहीं कोई डॉक्यूमेंट हम बिगाड़ के चले आए इसका, या डॉक्यूमेंट को ठीक कर लें। गुरु का क्या काम है, जहां से ज्ञान मिल सके ज्ञान ले लें हम। जो हमारे कुंडली के अंतर्गत ग्रह हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। शुक्र का काम है कहाँ से पैसा चला है। शनि का काम है कर्म को कैसे ठीक कर लें। केतु का काम है मुझे एकांत चाहिए। लेकिन एक ऐसा प्लानेट है हमारे जीवन में राहु, जो यही खुराफात में लगा रहता है भाई, किस प्रकार इसे कष्ट पहुंचाया जाए, किधर से इसे मैं कष्ट पहुंचा दूं, किधर से मैं इसे तंग कर दूं, जिस कारण इसे समस्या आ जाएगी और उन समस्या से इसे जीवन बिताना होगा। जब भी आपके कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, या राहु की अंतर्दशा चल रही हो, या राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या हम कहें आपके जीवन में कोई ऐसे समस्या आ गई है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, समस्याएं चल ही रही हैं। कितने उपाय आप करके थक गए हैं, तो देख उपाय मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसे करने से आपकी चीजें ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना वजन करना है। सबसे पहले आपको अपना वजन करना है, और वजन करने के बाद आपका जितना वजन हो उस वजन के हिसाब से आपको हलवा तैयार करवाना है। अब हलवा जो तैयार होगा किन चीजों का होगा, सूजी का, गाय का घी का, चीनी का, दूध का। इन चार चीजों को मिलाकर हलवा तैयार करना है। और इस हलवा का जैसे भंडारे में बांटा जाता है वैसे बंटवा देना है। इसे बंटवाना कहाँ है, किसी ऐसे स्थान पे जहां आसपास कोई मंदिर हो, या किसी मंदिर से ही। ये पूरे हलवे का जो वजन होना चाहिए वो आपके वजन के बराबर होना चाहिए। यदि हम शॉर्ट शब्दों में कहें तो सूजी, गाय का घी, चीनी, दूध, इन सबको मिलाकर हलवा वजन के बराबर दान करना है। ये किसकी रेमेडी है, राहु की रेमेडी है। किसी प्रकार से आपको राहु परेशान कर रहा हो, या कोई और ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही हो लेकिन अचानक चीजें बंद हो रही हैं, क्योंकि गोचर में भी तो राहु है। इसे कीजिए, 24 से 25 घंटे में आपको आराम मिल जाएगा, निश्चित। दूसरा, राहु जो है वो कोर्ट केस हमारे जीवन में ला कर देता है। अत्याधिक कोर्ट केस ला कर देता है जीवन में, क्योंकि खुराफात उसका काम ही है, ऐसा करता ही है वो। मंगल साथ बैठ जाएगा कोर्ट केस दे देगा, शनि के साथ बैठ जाएगा तो कोर्ट केस दे देगा। कोर्ट केस के लिए यदि किसी का कोर्ट केस लगा हो, या कोर्ट केस संबंधित समस्या चल रही हो जीवन में, उसके लिए वो जो टीन का डब्बा होता है जिसमें घी और तेल वगैरह रखा जाता है, 15 लीटर का जो आता है, 15 लीटर 10 लीटर का आता है, वो एक टीन का डब्बा लेना है। उसमें पूरा डब्बा भर के सौंफ डाल देना है, सौंफ। और उस डब्बे को आपको अपने किचन में रख देना है। कोर्ट केस संबंधित कोई भी समस्या हो, बहुत जल्दी 3 से 5 दिन में आपको रिलीफ वो दे देगा। बहुत जल्दी, बहुत जो चीजें बहुत ऊपर थी ना, बहुत नीचे लेके चला जाएगा वो, रिलीफ दे देगा। तीसरा, और उपाय पे चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ 3 उपाय आप लोगों के समक्ष हम रख रहे हैं। तीसरा जो उपाय है राहु का ही है, या हम कहें और किसी भी ग्रह का है। इसे खासकर यूज में तब लिया जाता है जब हम किसी प्रकार किसी रोग से ग्रसित हों।
कोई रोग हमारे जीवन में लग गया हो, तो उस रोग से संबंधित चीजों को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस उपाय को करते हैं। जैसे, जी, जैसे पैरालिसिस, मार देना, या फिर किसी प्रकार और कोई समस्या होना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस उपाय को करते हैं। उपाय क्या है? मंगलवार के दिन रात में हरा मूंग को भिगो कर रख दीजिए, पानी में डाल दीजिए, भिगा दीजिए उसे, और अगले दिन सुबह जो मूंग है वो चना में अच्छा हुआ, अच्छा भीगा रहेगा, उसे आप कबूतर को खिला दीजिए। अब इसे आप, आपका जो वजन है उस वजन से 10% में चल जाइए। 100 किलो आपका वजन है, तो 10 किलो, 10 किलो को 10 दिन, 1 1 किलो, आधा 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 किलो करके 10 दिन, 20 दिन में इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, खासकर रोग निवारण में काम करेगा। बुधवार या शनिवार को इसे कीजिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लाकर आपके जीवन में देगा। ये जो है वो रोग निवारण के लिए है। पुनः हम आगे बात करें तो हमारी जो, कृपया कर किन्हीं का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए, निवेदन है। ठीक है, विष्णु तिवारी जी, माइक को बंद कर लीजिए। पुनः हम बात करते हैं राहु के ऊपर। तो राहु के ऊपर हमने कल 3 नियमों पे बात की थी। एक नियम है कि हमारा जन्म कुंडली में कहाँ राहु बैठा है, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है और कहाँ है। तो कल बात की थी हमने कि राहु हमारे कुंडली के अंतर्गत कहाँ बैठा है। आज हम डिस्पोजिटर को थोड़ा समझ लेते हैं। और तीसरा एक और रूल था, वो क्या था कि नवमांश में राहु कहाँ है। तो राहु जो डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर अर्थात राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह उसका डिस्पोजिटर है। जैसे तुला लगने की कुंडली है, अब तुला लगने के कुंडली में राहु जो है वो एकादश भाव में बैठा है। अब एकादश भाव में राहु बैठने का कारण किसके राशि में बैठ गया, वो सूर्य के राशि में बैठ गया। तो राहु का जो डिस्पोजिटर है वो कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तुला लग्न की कुंडली बना लीजिए आप लोग, तुला लग्न की कुंडली बनाइए। इस कुंडली के अंतर्गत, इस कुंडली के अंतर्गत सूर्य, राहु एकादश भाव में है, राहु एकादश भाव में कहाँ बैठ गए, सूर्य के राशि में बैठ गए। सूर्य यदि, इस कुंडली में आप 6 8 12 3 में से कहीं भी सूर्य को रख दीजिए, 6 8 12 कहीं भी सूर्य को रख दीजिए, और इस सूर्य के साथ में गुरु को बिठा दीजिए। तो यह जो है ना, ये जो योग है, राहु तो एकादश में आपको दिख गया, बहुत अच्छा है। लेकिन राहु का जो डिस्पोजिटर है वो 6 8 12 में चला गया, और गुरु जो त्रिषडाय बन गया है इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में, तो क्या करेगा, अत्याधिक कष्ट देगा इसे, बहुत कष्ट देगा जब राहु की दशा आएगी। तो इसके लिए इस रूल को यदि हम लिखें तो रूल क्या होगा, राहु का डिस्पोजिटर यदि 6 8 12 भाव में, या 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 भाव में जाए, या 6 8 12 का स्वामी से इसका संबंध हो जाए। छठा का स्वामी कौन है, गुरु है। यदि सूर्य का संबंध या राहु का संबंध सूर्य गुरु से हो जाए, 8वें का स्वामी कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शुक्र से हो जाए। 12वें का स्वामी कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, तुला लग्न की कुंडली में बुध से हो जाए। तो ये क्या बता रहा है, यह बताने का प्रयास कर रहा है ऐसी स्थिति में राहु क्या होगा, त्वरित अवस्था में आ जाएगा, अर्थात राहु उचित कार्य आपके कुंडली में नहीं करेगा या अनुचित कार्य करेगा। राहु एकादश में बैठा है तो वहां आपको लाभ तो देगा वो, लेकिन अच्छे तरीके से लाभ नहीं दे पाएगा। जब राहु की दशा आएगी तो वो अलग मोड में चला जाएगा, वो जहां आपको लाभ देना चाहिए वहां हानि देना प्रारंभ कर देगा। यदि, जब हम उच्च और नीच ग्रह की बात की थी, बात किए थे,
तो उसके अंतर्गत 3 से 8 का स्वामी नीच का, मेष लग्न की कुंडली में है, कुंडली में 3 का स्वामी, 6 का स्वामी बुध हो जाएगा, 8 का स्वामी मंगल हो जाएगा। तो मेष लग्न की कुंडली है, उस कुंडली के अंतर्गत बुध और मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से यदि इन भावों में ही हो जाए, तीसरे में, छठे में या आठवें में, या उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 में हो जाए, तो यह योग तो खराब बना रहा है, क्योंकि 3, 6, 8 के स्वामी के साथ राहु आ रहा है, लेकिन ये बैठ जाए यदि उपचय भाव में ही, तो ये बहुत श्रेष्ठ काम करेगा। जैसे राहु, मेष लग्न की कुंडली में राहु, और राहु के साथ में बुध 10म भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। एकादश में बैठ जाए बहुत अच्छा है। त्रिषणाय के साथ है लेकिन उपचय में बैठा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि ये केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो समस्यादायक हो जाएगा इसके लिए। ये क्या है? नीच भंग राजयोग है। यदि कोई ग्रह उच्च का है, यदि कोई ग्रह उच्च का है और उस ग्रह के ऊपर, उस ग्रह के ऊपर गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह के ऊपर गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि वहां जा रही है, तो वह एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक राजयोग का निर्माण कर रहा होता है। एक कुंडली बनाइए आप लोग। एक कुंडली बनाइए। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। यह भी राहु से ही संबंधित है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सैटर्न लग्न में है। सैटर्न लग्न में है, और चंद्रमा दूसरे भाव में, सूर्य, शुक्र, सूर्य, शुक्र, मरकरी और केतु छठे भाव में है। सूर्य, शुक्र, मरकरी और केतु छठे भाव में है। मार्स सप्तम भाव में है। गुरु 10म भाव में है। राहु 12th भाव में है। ये कुंडली किसी और की नहीं है, ये कुंडली जो है वो मुकेश अंबानी की कुंडली है। ठीक है। अब इस कुंडली में आप देखिए, जिस रूल पे अभी हम बात कर रहे थे, वो रूल क्या था? वो रूल यह था, यदि कोई ग्रह उच्च का हो जाए और उस ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो यह क्या बनाएगा? यह एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, अर्थात बहुत अच्छे योग का निर्माण यह कर रहा है। सूर्य क्या है? मेष में सूर्य क्या होते हैं? उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं? उच्च के होते हैं। सूर्य पे 9वीं दृष्टि किसकी पड़ रही है? गुरु की पड़ रही है। और यही जो सूर्य है वो अपने 7वें दृष्टि से किसे देख रहा है? यही जो सूर्य है वो अपने 7वें दृष्टि से किसे देख रहा है? राहु को देख राहु रहा है। सूर्य स्वामी कहाँ का है? 10th हाउस का लॉर्ड है, उपचय का लॉर्ड है, उपचय में ही जाके बैठा है। अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है। 10th का स्वामी यदि छठे में जाके बैठा है तो अच्छा है, खराब नहीं है किसी प्रकार। यह जो व्यक्ति है, जब यह अपनी कोई कंपनी वगैरह को शुरू करना चाहता है तो उसमें ये इसकी जिज्ञासा नहीं होती है मैं इतना कमा लूंगा। इसकी यह जिज्ञासा होती है कि भाई मैं
इस काम को कर रहा हूं तो इस काम को करने से इतने लोगों को उससे फायदा होगा, इतने लोगों को काम मिलेगा। ठीक है। राहु द्वादश में आ रहे हैं, विदेश से भी इनके संबंध जो है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक। एक दूसरी कुंडली पे हमने बात की, सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। सिंह लग्न की एक कुंडली बनाइए। एक जो रूल इससे पहले हमने बात की उस रूल पे चर्चा करेंगे। मंगल लग्न में है, सिंह लग्न की कुंडली मंगल लग्न में है, गुरु दूसरे भाव में है, केतु और चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, सूर्य और राहु सूर्य और राहु दसम भाव में है, बुध एकादश में है, शनि और शुक्र द्वादश भाव में। हम किस ग्रह पे बात कर रहे हैं? ये जो कुंडली है वो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। हम जिस ग्रह पे बात कर रहे हैं वो ग्रह ग्रह कौन सा है? राहु। राहु कहाँ बैठा है? दसम भाव में बैठा है। राहु के साथ कौन बैठे हैं? लग्नेश बैठे हैं, लग्न के स्वामी बैठे हैं। इस रूल पे कल मैंने इस रूल को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वही रूल है। यदि राहु केंद्र में यदि राहु केंद्र में बैठा हो, यदि राहु केंद्र में बैठा हो और 1 4 7 10 के स्वामी के साथ हो, या फिर वो 5 और 9 के स्वामी के साथ हो, तो बहुत अच्छा एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। ये सूर्य के साथ बैठा है, इस पे दृष्टि किसकी जा रही है? इस पे नौवीं दृष्टि गुरु की जा रही है। गुरु कहाँ के लॉर्ड है? गुरु कहाँ के लॉर्ड है? पंचम भाव के लॉर्ड है। तो ये क्या बता रहा है? यह यही बताने का प्रयास कर रहा है कि राहु का संबंध किससे हुआ? त्रिकोण से हुआ। राहु केंद्र में बैठा है। एक राजयोग के बारे में हमने बात की थी आप लोगों से, आपको स्मरण होगा, ध्यान में होगा। वो जो राजयोग था वो यह था, यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाए तो एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, यदि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए तो एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। ठीक है। तो यही राजयोग के अंदर राहु को साथ में मिला लीजिए। यह काम कैसे करेगा? राहु के साथ यदि त्रिकोण का स्वामी मिल गया है, राहु केंद्र में है, उसके साथ यदि त्रिकोण का स्वामी मिल गया है, तो यह राहु बहुत श्रेष्ठ कार्य आपके लिए करेगा। यदि ये जो राहु है वो आपके त्रिकोण में बैठा है और केंद्र का स्वामी इसके साथ हो गया है, तो यह भी एक बहुत अच्छा कार्य अपने जीवन में कर रहा होगा। ठीक है। तो ये दो कुंडली के अंतर्गत हमने चर्चा की। अब पुनः आगे बढ़ते हैं। जो रूल मैंने आप लोगों को कल साझा किया था उस रूल के अंतर्गत और कुछ कुंडलियों पे हम बात करेंगे। तो यदि कोई ग्रह उच्च है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, अर्थात आपके कुंडली के लिए ये बहुत ही अच्छे एक योग का निर्माण कर रहा है। सबसे पहले हम अंतरदशा की जो मैंने बात की आप लोगों से कि अंतरदशा पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य के यदि अंतर में राहु की दशा आई, जैसे सूर्य के अंदर सबसे पहले सूर्य के अंदर सूर्य की दशा आएगी, और सूर्य के बाद फिर चंद्र की आएगी, चंद्र के बाद मंगल आएंगे, मंगल के बाद राहु आएंगे। तो सूर्य के अंदर जब राहु की दशा आई तो उसके बारे में कुछ पराशर जी ने अपने बुक्स के अंतर्गत, श्रावली या फिर बृहद पराशर होगा शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं यदि सूर्य के अंतर में राहु की दशा आती है तो सूर्य दशा में राहु की अंतर दशा में यदि राहु लग्न से
पहले में, चौथे में, सातवें में, दसवें में, पांचवें या नौवें में, अर्थात केंद्र या त्रिकोण में हो, तो राहु क्या है? राहु अपने अंतर दशा के अपने प्रत्यंतर में, अर्थात यह जो बता रहा है दशा, वो क्या बता रहा है? सूर्य के अंदर राहु, राहु के अंदर राहु, सूर्य के अंदर अंतर दशा में राहु, और राहु के प्रत्यंतर में राहु। तो ये क्या करेगा? ये आपके वैभव का, अर्थात आपके धन का नाश कर देगा। आपके धन के लिए ठीक नहीं है। ये आपको दुर्घटना दे देगा। ये आपको आपके स्पाउच से समस्या क्रिएट कर देगा। आपके संतान को कष्ट दे देगा। और कितने दिनों के लिए? जब तक राहु की प्रत्यंतर रहेगी तब तक के लिए। सूर्य के अंदर राहु, राहु के अंदर जब प्रत्यंतर में राहु होंगे तो ये समस्याएं दे देगा आपको। लेकिन कब तक? सिर्फ राहु के अंदर जब राहु रहेंगे, अर्थात 2 या 3 महीनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं देगा वो। उसके बाद आपकी चीजें वो ठीक कर देगा, शुभ हो जाएगा वो, आपको शुभ फल देगा। ठीक वैसे ही दूसरा जो नियम है उसमें वो कहते हैं, राहु यदि शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ नववांश में हो तो अच्छा स्वास्थ्य, मन में संतोष, सरकार से लाभ होता है। अब यह जो है वो क्या है? राहु शुभ ग्रहों से युक्त हो। राहु शुभ ग्रहों से, जैसे शुभ ग्रह क्या है? केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी सूर्य के राहु के साथ बैठा हो, बहुत अच्छा है। शुभ नववांश में, शुभ नववांश की हम बात करें तो राहु जो है नववांश कुंडली के अंतर्गत शुभ ग्रह के राशि के अंतर्गत बैठा हो तो भी यह आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक है, अच्छा है। तो यह क्या करेगा? आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, मानसिक रूप से ठीक रखेगा, आपको सरकार से यह लाभ कराएगा। जैसे जिस ग्रह की दशा चल रही है आपके जीवन में, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, उस भाव से, जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि लग्न में बैठे हैं, और उसके अंदर यदि राहु की दशा आई, और राहु यदि शुभ स्थान अर्थात केंद्र में 1, 4, 7, 10, 5, 9 में बैठे हैं, या फिर 3, 6, 10, 3, 3, 6, 10 और 11 में बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे? या ये शुभ ग्रहों से युक्त हैं। ध्यान से समझिएगा। शुभ भाव में बैठे हो, 1, 4, 7, 10 में बैठे हो, 3, 6, 10, 11 में बैठे हो, या 5, 9 में बैठे हो, और ये शुभ ग्रहों से संबंध में हो। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र हैं, बुध हैं, गुरु हैं। लेकिन वो त्रिछटाएं नहीं होने चाहिए। कार्यात्मक रूप से या नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हैं उनके साथ इनकी युति हो, उनके साथ किसी प्रकार इनका संबंध बन रहा हो, तो ये क्या देंगे? ये सरकारी नौकरी आपको प्रदान करेंगे, आपके भाग्य को वृद्धि करेंगे, आपको मान सम्मान, नेम फेम आपको ला कर देंगे। सूर्य के अंदर में जब राहु है और वो 3, 6, 10, 11 में या शुभ ग्रहों के साथ में या शुभ स्थानों में बैठे हैं, तब की मैं बात कर रहा हूं। आपके घर में प्रसन्नता देंगे, पुत्र की प्राप्ति भी आपको इस पुत्र प्राप्ति या पुत्र संबंधित कोई एक उत्सव आपके जीवन में दे सकते हैं। लेकिन पुत्र और आपका जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, उसे कष्ट भी दे सकते हैं। यदि हम चौथे रूल की बात करें, इन सब रूल को लेकर हम कुंडली के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। चौथे रूल की यदि हम बात करें तो चौथा रूल है वो क्या है? वो यह है, जिस ग्रह की महादशा हो, जो भी ग्रह महादशा के अंतर्गत है, उस ग्रह से यदि राहु 6, 8, 12 में चला जाए, उस ग्रह से यदि राहु 6, 8, 12 में चला जाए, मतलब क्या है? जिस ग्रह की दशा चल रही है उसे लग्न बना लीजिए, जिसे दशा लग्न टेक्निक भी कहते हैं, लेकिन उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, जैसे आपका जो शनि है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, तो उस चतुर्थ भाव को लग्न बना लीजिए, और वहां से
शनि से छठे, आठवें या 12वें भाव में राहु अपनी अच्छी अवस्था में नहीं है, अर्थात राहु 6, 8, 12 में पीड़ित अवस्था में बैठे हों, किसी प्रकार से वो इफ्लिक्टेड हैं, तो आपको वो कारावास दे सकते हैं, जेल यात्रा करा सकते हैं। वो आपको जेल यात्रा करा सकते हैं, खासकर किसके लिए? 12वें के लिए। 6, 8, 12 में है तो आपको स्थान हानि, अर्थात आपको अपने स्थान को बदल देना हो, तो ऐसी स्थिति आ जाए कि आप अपने स्थान को छोड़ देंगे, आपको धन की हानि करा देंगे, पैसे की हानि करा देंगे, फिर किसी प्रकार से ऐसे रोग से आपको ग्रसित कर देंगे जो भूत प्रेत संबंधित जो रोग होते हैं, जिसे पिशाच रोग हम कह सकते हैं, वैसे रोगों से आपको जोड़ देंगे और अनेक पीड़ा, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि भाई राहु तो वो अनेक है और अचानक है, अनेक समस्या एक साथ देता है, अचानक देता है। लेकिन इस दशा के अंतर्गत पुत्र प्राप्ति की संभावना होती है। ठीक है। पुनः राहु यदि दूसरे भाव में बैठे हों या सातवें भाव में बैठे हों या इन भावेश के साथ हों, मेष लग्न की कुंडली है उसमें शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, दूसरे और सातवें का रूल मेष लग्न में कौन करेंगे? शुक्र करेंगे। शुक्र यदि राहु के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? जब राहु का पीरियड आएगा तो यह आपको क्या देगा? ये आपको अपमृत्यु, अर्थात आपको मृत्यु का भय हमेशा बना रहेगा, हमेशा आपको लगेगा मुझे मृत्यु आने जाए, मृत्यु का भय बना रहेगा, या मृत्यु तुल्य आपको कष्ट देगा। अचानक आपकी सेहत खराब होने लगेगी, अचानक आपकी सेहत खराब हो जाएगी और मृत्यु का भय बना रहेगा। राहु यदि मारक भाव, जो दूसरा और सातवां जो मारक स्थान है, उसके स्वामी होकर आपके कुंडली में राहु से जुड़ रहे हो तो इसके उपाय पे भी हम बात करेंगे, इनके क्या क्या उपाय हैं। इस चीज को हमेशा नोट कर लीजिएगा कि किसी भी ग्रह की महादशा हो, कोई भी ग्रह हो, उसकी यदि महादशा आपके कुंडली में चल रही है और उस महादशा के अंदर उस ग्रह से राहु यदि 12वें भाव में बैठा है तो आपको इतनी मानसिक पीड़ा देगा, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। डिप्रेशन नहीं देगा, इतना अधिक डिप्रेशन आपको दे देगा ना कि आप कहोगे भाई इससे अच्छा भगवान मृत्यु मुझे दे देता, इतना डिप्रेशन ना दे। अर्थात इतना डिप्रेशन दे देगा कि आप अपने आप को खत्म करने तक चले जाओगे कि भाई ये शरीर अब रहेगा ही नहीं। यदि 12th में चला गया है, यदि आपका शनि लग्न में बैठा है, शनि की दशा आ गई और 12th में राहु है या किसी भी स्थान में सप्तम में आपका शुक्र बैठा है और शुक्र की दशा चली और आपके छठे भाव में राहु बैठे हैं, तो शुक्र से 12वें में कौन आ जाएंगे? राहु आ जाएंगे, आपको डिप्रेशन दे देगा, आपको जेल यात्रा करा देगा, कारावास का यात्रा करा देगा, जेल यात्रा करा देगा, या फिर आपको बंधन दे देगा, आप बन जाओगे। तो इसके लिए रेमेडी क्या बताई जाती है कि भाई 2, 4 दिन आप किसी रूम में आप बंद होके रह जाओ, जेल यात्रा छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलग अलग रेमेडी है, उस पर चर्चा हम करेंगे। तो अब हम कुछ कुंडलियों को ले लेते हैं जो बेहतर रहेगा, जिसे हम अच्छे से समझ भी पाएंगे। सबसे पहले इस कुंडली को देखते हैं, ठीक है। इस कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में बैठे हैं। अब ये जो कल जो मैंने रूल आप लोगों के साथ शेयर किया, जो रूल आप लोगों के साथ मैंने साझा किया है, उस रूल के अंतर्गत आप लोग मुझे यह बताने का प्रयास करें, यह जो राहु है वो अच्छी स्थिति में है या अच्छी स्थिति में नहीं है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इन 2 मिनट के अंतर्गत आप अपने
उत्तर को तैयार रखिएगा। यह जो राहु बैठा है 12वें भाव में, यह अच्छा है या खराब है इस जातक के लिए, बताइए। आप लोगों ने कुछ सोचा? राहु कैसा है बताइए। अच्छा है सर। कैसे अच्छा है वो भी बताइए हमें। त्रिशराय के साथ बैठा है सर, जो उच्च भाव बोल सकते हैं, और वो केंद्र से बाहर है। केंद्र से बाहर है, तीसराय में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, मंगल लग्नेश है। ठीक है, जी सरस्वती सर, से। लग्नेश भी है। तो और मंगल का जो मूल त्रिकोण अर्थात पता है क्या है? मूल अर्थात जब हम लोग से पूछा जाता है ना, आप मूल निवासी कहाँ के हो, तो ये मूल त्रिकोण है। हम्म, मूल त्रिकोण राशि मंगल की कौन सी है? पहली छठे में है। छह में है। तो यह इस जातक के लिए क्या देगा? इस जातक का जो क्रोध है ना, इस जातक का जो क्रोध है वो इसके लिए समस्यादायक है। इस जातक का क्रोध ही से इसे जेल यात्रा करा सकता है। इस जातक का जो क्रोध है वो क्रोध इसे वाद विवाद विवाद में बार बार डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है? काम है। छठा भाव क्या है? क्रोध है। 11वां भाव क्या है? लोभ है। तो छठे का स्वामी वहां गया है। ये व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से बाहर रहेगा तो भी तभी इसके लिए सब कुछ ठीक ठाक चलने वाली है। यदि ये जन्म स्थान से बाहर नहीं रहेगा तो इसके जीवन में निरंतर समस्या आते रहेगी। ठीक है, अब दूसरी कुंडली लेते हैं। इस कुंडली के बारे में आप हमें बताइए कि इस कुंडली में कैसा है राहु, अच्छा है या बुरा है? कल्पना शुक्ला जी बताइए इसके बारे में। क्लास में आप अवेलेबल हैं? कल्पना जी आप क्लास में अवेलेबल हैं? जी। जी बताइए, इस कुंडली में राहु कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर क्या हैं, बताइए। राहु से इसमें तीसरा, एक दो तीन,
गुरु सर अच्छा होगा। श्रद्धा अग्रवाला बताइए, ये जो बता रहे हैं वो क्या सही है? राहु अच्छे हैं इस कुंडली में या खराब है? श्रद्धा अग्रवाला जी क्लास में आप हैं? कल्पना जी आप अपने माइक को बंद कर लीजिए। श्रद्धा अग्रवाला आप क्लास में अवेलेबल हैं? नहीं है। चलिए और कोई बताइए इसके बारे में। सविता कारखीकर जी या लता वर्मा बताइए। हाँ सर, ये उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में, उपचय भाव के स्वामी के साथ ही है ना, अच्छा ही होगा ना सर। राहु उपचय भाव के स्वामी के साथ है ना सर। त्रि और तीसरा और छठे भाव का स्वामी के साथ है ना सर। आप लोगों का दिमाग तो काम कर रहा है, राहु को आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। राहु जो है वो उपचय अर्थात 9 और 12 के स्वामी के साथ है। 9 और 12 के स्वामी के साथ होने के कारण यह छठे में ही गया है, जिस कारण से यह अच्छी स्थिति में है, ज्यादा विशेष कष्ट नहीं देगा, अच्छी स्थिति में है, कोई समस्यादायक विशेष नहीं रहेगा इस जातक के लिए। यदि हम दशा की बात करें तो दशा किसकी चल रही है? अभी राहु की ही चल रही है, ठीक है। अभी गुरु की दशा चल रही है। गुरु से राहु कहाँ है? लग्न में ही है। यदि हम इसे लग्न बनाते हैं तो गुरु कहाँ जाएंगे? लग्न में चले गए, तो भी इसके लिए श्रेष्ठ है, कोई समस्यादायक नहीं है, ठीक है। अब पुनः एक दूसरी कुंडली, इस कुंडली पे अपना विश्लेषण आप लोग दीजिए, राहु कैसी स्थिति में है बताइए। अब एक रूल ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्पोजिटरशिप को भी आज समझेंगे। इस कुंडली में बताइए राहु कैसे हैं? सविता जी, राहुल जी और कल्पना जी को छोड़कर लता जी आप बताइए इस कुंडली के बारे में, कैसा है राहु, कैसा फल इसमें देगा? या विष्णु तिवारी जी आप बताइए। लता वर्मा या विष्णु तिवारी जी, राहु इस कुंडली में कैसे हैं, कैसी स्थिति में है, क्या फल देंगे वो? कोई जवाब नहीं। और कोई बताइए इसके बारे में, राहु कैसे हैं? अच्छे हैं राहु या नहीं है, वो बताइए। सर ये तो त्रिसराय में बैठे हुए हैं सर, ये तो अच्छे होने चाहिए क्योंकि उपचय भाव में बैठे हैं ना। सबसे बड़ी बात है इस राहु के लिए कि यह त्रिसराय में तो बैठे हैं, लेकिन इन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं। जी सर। यदि हम बकरी में जाकर देखें तो बकरी में गुरु दृष्ट करेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से, वो हम्म। भी ठीक है, क्योंकि गुरु भी जो है वो केंद्र के स्वामी है। तो राहु की जो दशा है हम्म। इस जातक के जीवन में वो अच्छी जानी चाहिए, कोई जी। समस्यादायक नहीं होनी चाहिए, अच्छा राहु का दशा जो है इस जातक का जाना चाहिए, ठीक है। एक रूल और इसे ध्यान में रखिएगा, यदि राहु का संबंध उसके डिस्पोजिटर से हो जाए, जो राहु का डिस्पोजिटर है उससे राहु का संबंध बन जाए तो और अच्छा है, ठीक है। और अच्छा उसे एक कहें तो उसे एक पावर मिल जाती है कुंडली के अंतर्गत, ठीक है। तो इन तीनों कुंडली में जैसे इस कुंडली पे मैंने बात की, तो इस कुंडली पे राहु को हमने देखा कि भी राहु कहाँ बैठा है? राहु बैठा है आपके द्वादश भाव में बैठा है। हम यदि जाते हैं दशा से भी तो दशा में राहु लग्न में आ जाएगा, मंगल के साथ बैठा है, तो इस कारण से थोड़ी समस्यादायक इस जातक के जीवन में होगी। यदि हम डिस्पोजिटर की बात करें तो राहु का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है? शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? उपचय भाव में बैठा है। और शुक्र किन के साथ बैठा है?
बुध के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। बुध कहाँ के स्वामी है? 8 और 11 के स्वामी है। चंद्रमा कहाँ के स्वामी है? 4 के स्वामी है। तो यदि हम राहु के डिस्पोजिटर की बात करें, क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो पूर्णतः समझिए वो राहु ही है, या फिर राहु जो है वो समझिए कि पूर्णतः उसका डिस्पोजिटर ही है। मतलब यदि आपको राहु को समझना है तो आप कहाँ जाइए? उसके डिस्पोजिटर के पास, शुक्र के पास, इस कुंडली में। यदि आपको शुक्र को समझना है तो आप राहु को भी देख लीजिए, तो आप और अच्छे से क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। तो शुक्र जो है इस कुंडली के अंतर्गत वो क्या है? बुध के साथ बैठा है। बुध जो है वो त्रिशराय है, लेकिन उच्च भाव में बैठे हैं, इस कारण विशेष कोई कष्ट नहीं देंगे। यदि ये 3, 6 या 8 में, या 6, 8, 12 में बैठे होते तो यह ज्यादा समस्यादायक होते। फिर हम बात किए नववांश की, ठीक है। तो नववांश कुंडली में भी यह देखना बिल्कुल आवश्यक है कि नववांश कुंडली में राहु जो है वो किसके नववांश में जा रहे हैं। ठीक है, उस पर चर्चा जो है वो हमारी कल होगी। अभी हम सिर्फ डिस्पोजिटरशिप को ही समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इस कुंडली के अंतर्गत यदि हम बात करें तो राहु कहाँ है? अच्छी स्थिति में है। राहु का जो डिस्पोजिटर है वो राहु के साथ ही है, तो एक और अच्छा बल प्रदान कर रहा है। बहुत श्रेष्ठ, अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है इस कुंडली में भी। तीसरी कुंडली की बात करें तो तीसरी कुंडली में जो राहु का डिस्पोजिटर है वो कहाँ है? लग्न में गया है। किसके साथ बैठा है? बुध के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र कहाँ के स्वामी है? 5 के और 12वें के स्वामी है। बुध कहाँ के स्वामी है? स्वयं लग्नेश है। तो इस कुंडली में भी राहु किसी प्रकार ऐसी स्थिति में नहीं है। इस कुंडली को देखिए, 1 मिनट, इसे लग्न में हम स्थापित पहले कर लें। इस कुंडली में देखिए राहु कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे हैं। राहु पे किन्हीं ऐसे ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं जो समस्या दे सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है राहु के ऊपर। बिल्कुल। जी सर। यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल कार्यात्मक रूप में शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। नैसर्गिक रूप में पाप ग्रह है। यदि यहां भी हम देखें तो मंगल कैसा है? मंगल इस कुंडली में ऐसा है कि भाई जैसा मुझे रख लो वैसा मैं रह जाऊंगा। जैसा इंप्रेशन मंगल पे पड़ेगा वैसा ये हो जाएगा मंगल, क्योंकि 7 का और 12 का स्वामी है ये। 7 और 12 जो घर हैं वो ऐसे हैं कि भाई जैसा कह दो वैसा हम चलेंगे। बैठा किसके साथ है? बुध के साथ बैठा है। बुध कहाँ के स्वामी है? 5वें के और दूसरे के स्वामी है। सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य चतुर्थ के स्वामी है। तो मंगल नैसर्गिक रूप में सिर्फ अशुभ है यहाँ। ऐसे ठीक है मंगल, तो नैसर्गिक रूप में अशुभ होने के कारण मंगल क्या यहाँ देगा? थोड़ी समस्या, कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद देगा। ठीक है। मंगल का जो राहु का जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य है। वो कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है। तो यहाँ भी कोई समस्या हमें राहु को नहीं दिख रही है, ना डिस्पोजिटरशिप से और ना ही इन चीजों से। क्योंकि सदैव यह याद रखिए, यदि राहु किसी भी प्रकार से इफ्लेक्टेड स्थिति में चला जाए, वो पीड़ित अवस्था में चला जाए, तो ज्यादा समस्या क्रिएट करता है। इस कुंडली की हम बात करें तो इस कुंडली में देखिए राहु कहाँ है? लग्न में बैठे हैं। राहु लग्न में हो गए। राहु किसके साथ बैठे हैं? शनि के साथ बैठे हैं। शनि कहाँ का स्वामी है? 9 और 10 का स्वामी है। तो यहाँ भी राहु जो है वो अच्छी स्थिति में ही बैठे हैं, खराब स्थिति में यहाँ भी नहीं है राहु। लग्न में शनि के साथ बैठे हैं, लेकिन शनि क्या है? 9th और 10th लॉर्ड है। बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ बैठे हैं राहु। कोई समस्या यहाँ राहु को नहीं है, क्योंकि अभी राहु पे बात कर रहे हैं, शनि पे नहीं बात कर रहे हैं। तो शनि को देखें तो शनि को समस्या है, शनि अपनी चीजें ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन राहु अच्छी स्थिति में है। दशा की बात करें तो दशा में भी राहु ठीक चल रहे हैं, अर्थात राहु की ही दशा चल रही है। राहु के डिस्पोजिटर की बात करें तो राहु का जो डिस्पोजिटर वो कहाँ गया है? उच्च भाव में गया है।
शुक्र। एक बात को और नोट कर लीजिए, उपचय भाव में वो ग्रह बहुत अच्छे हैं जो अशुभ हैं, अर्थात केतु, शनि, मंगल और राहु। शुभ ग्रह उपचय भाव में उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। शुक्र कहाँ, इसका जो डिस्पोजिटर वो कहाँ गया, एकादश में चला गया है। अब ये जो शुक्र है, जो डिस्पोजिटर है, वो क्या पीड़ित अवस्था में है या नहीं है, वो देखिए। किसी ग्रह से पीड़ित हो रहा है, इफ्लेक्शन में है, नहीं है, तो यहाँ अच्छी स्थिति में है, अच्छे से काम कर रहा है। इस कुंडली में भी आपको राहु को कोई समस्या नहीं मिल रही है, राहु अच्छे स्थिति में है। इस कुंडली में आइए, इस कुंडली में राहु कहाँ है, पंचम में है। राहु का जो, राहु पे दृष्टि किसकी जा रही है, गुरु की जा रही है। ठीक सामने से राहु को देख रहे हैं गुरु। गुरु कहाँ के स्वामी है, 9 के स्वामी है, 12 के स्वामी है। 9 भाव कैसा है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और कोई ग्रह की दृष्टि जा रही है राहु पे, नहीं जा रही है, ठीक है। यदि हम बात करें डिस्पोजिटर की, तो यहाँ डिस्पोजिटर से आपको समस्या मिलेगा। समस्या कैसे मिलेगा, राहु का डिस्पोजिटर कौन है, सूर्य है। वो कहाँ गया है, 8वें भाव में गया है। किसके साथ 8वें में बैठा है, त्रिसराय के साथ बैठा है। त्रिसराय कौन है, 3 और 6 के स्वामी कौन है, बुध है, वो वहां गए हैं। तो इस कारण से इस जातक को समस्या राहु देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है वो इफ्लिक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है। और राहु जो अपने रिजल्ट को देता है वो कहीं ना कहीं डिस्पोजिटरशिप के अनुसार भी देता है। तो यहाँ सूर्य पीड़ित अवस्था में है, इसलिए राहु स्वयं पीड़ित हो गया। बुध के साथ और कौन है, शुक्र है। शुक्र कहाँ स्वामी है, दूसरे स्वामी है, 7वें स्वामी है, जो न्यूट्रल है। वो जिसके साथ जाएगा वैसा हो जाएगा। तो सूर्य के लिए यदि हम कहें तो है, बुध, शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं है, बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे राहु को समस्या डिस्पोजिटरशिप से आएगी। इस कुंडली पर बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को आज का ये करेंगे। हाँ, एक कुंडली रही। इस कुंडली में देखिए, राहु कहाँ बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं। 7वें में राहु चले गए, कोई समस्यादायक नहीं है, केंद्र में गए हैं। लेकिन इन पे दृष्टि किसकी जा रही है, मंगल की जा रही है। मंगल की। मंगल क्या है, मंगल जो है वो त्रिसराय भी हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे समस्या राहु को मिल रही है। क्यों मिल रही, क्योंकि मंगल जो है वो नैसर्गिक अशुभ है ना, कितना भी शुभ हो जाए, लेकिन जो इनके नैसर्गिक गुण है वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मंगल राहु यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पीड़ित अवस्था में हो जाएंगे। तो इस जातिका के दाम्पत्य जीवन में समस्या होगी जब राहु का पीड़ित रहेगा उसके अंतर्गत। पुनः आगे इसका जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ है, 12वें में गया है। इसका जो डिस्पोजिटर वो कहाँ गया, 12वें में गया है। अब 12वें में गया वो ठीक है, वो पीड़ित किसी से है या नहीं है, है। किससे पीड़ित है, गुरु की 9वीं दृष्टि वहां जा रही है। गुरु क्या है, त्रिषडाय है। तो जब राहु का पीरियड इसके जीवन में आएगा ना, तो बहुत परेशानी से करेगा। कहां से परेशान करेगा, दाम्पत्य जीवन में परेशान करेगा। अभी दशा किसकी चल रही है, सूर्य की चल रही है। अभी दशा किसकी चल रही है, सूर्य की चल रही है।
सूर्य को यदि हम लग्न बनाते हैं तो राहु कहाँ चले जाएंगे? पंचम में चले जाएंगे। सूर्य को यदि हम लग्न बनाते हैं तो राहु कहाँ जाएंगे? पंचम में चले जाएंगे। अब पंचम में राहु जाने के बाद ये तो 6 में नहीं गए, 8 में नहीं गए, 12 में नहीं गए, जो समस्यादायक होंगे सूर्य की दशा के अंतर्गत। राहु 5वें में गए हैं तो कोई विशेष समस्या इस जातक को नहीं देंगे। ठीक है, कोई विशेष समस्या इस जातक को वो नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि 5वें में गए हैं, अच्छी स्थिति में गए हैं। पुनः इस कुंडली पे बात कर लेते हैं जिस कुंडली को हमने कल लिया था। इस कुंडली में राहु देखिए कहाँ है? एकादश में बैठा है। राहु किसी प्रकार इफ्लेक्टेड आपको दिख रहा है इस कुंडली में? बताइए। इस कुंडली में राहु इफ्लेक्टेड दिख रहा है? सर मंगल की दृष्टि है ना? मंगल की जा रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि है। मंगल कहाँ अब के लॉर्ड हैं? हाँ, मंगल त्रिषणाय हैं तो सड़ाए हैं। और 8वें के लॉर्ड हैं, और राहु को वो देख रहे हैं, तो राहु इफ्लेक्टेड हो गए, पीड़ित अवस्था में हो गए। अब राहु का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा पे किसकी दृष्टि जा चंद्रमा, रही है? मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है। शनि मंगल की की कौन सी शनि, दृष्टि जा रही है? शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है। शनि 7वीं। कहाँ के स्वामी है? 11वें के छठे के स्वामी है। छठा जो है, छठे के स्वामी हो कौन गए। का? छठा क्या है? त्रिषडाय है ना? तो यहाँ भी समस्या मिल रही है, लेकिन समस्या तो होगा, लेकिन उतना समस्या इस जातक को नहीं मिलेगा जितना किसी और को मिल सकता है। समस्या मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राहु उपचय में बैठ गया है, राहु एकादश में चला गया है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, इसके लिए ज्यादा समस्यादायक बच्चे को नहीं होगा। यदि हम लग्न की बात करें तो हम शनि को लग्न बना लेते हैं। शनि की दशा चल रही है, शनि लग्न बनते ही राहु कहाँ आ जाएंगे? 8वें में आ जाएंगे। तो कल जो कल्पना जी का प्रश्न था कि बच्चा जो है वो अच्छे से बोल नहीं पाता है या फिर वो उतना एक्टिव नहीं है अपने जीवन के अंतर्गत, नहीं, अभी दशा किसकी चल रही है? 1 मिनट, गुरु की चल रही है। ठीक है, गुरु को ले लिए तो राहु कहाँ आ गए? दशम में आ गए। तो राहु दशम में आने के कारण क्या है? अच्छी स्थिति में यहाँ पे है। दशा का जो लॉर्ड है उससे वो दशम में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वो ज्यादा समस्यादायक नहीं होंगे, उपचय भाव में ही गए हैं। लेकिन जब शनि की दशा इस जातक के जीवन में आएगी तो चीजें तो ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा समस्या कौन करेगा? राहु करेगा, क्योंकि राहु कहाँ जाएगा? 8वें में जाएगा। तो जब राहु का पीरियड आएगा या जो शनि का पीरियड है वो इस जातक के लिए थोड़ा समस्यादायक होगा। ठीक है, लेकिन कल मैंने एक चीज पे बात की थी आप लोगों से, याद होगा आप लोगों को, जिस चीज पे बात की थी? हमने बात की थी एक राजयोग के बारे में, अर्थात राहु छठे में जाएंगे, चंद्रमा यदि लग्न बनता है तो उसके अंतर्गत ऐसा कुछ बात किया था हमने। कल इस कुंडली पे क्या बात बात हुई थी बताइएगा, मैं भूल रहा हूँ। कल इस कुंडली पे कोई हम लोगों की बातचीत हुई थी? किसी को याद नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कोई किसी को याद ही नहीं है तो पुनः आगे चला जाए। तो इस कुंडली के अंतर्गत जब शनि की दशा इस जातक के जीवन में लगेगी तो प्रॉब्लम आएगा। कहाँ प्रॉब्लम आएगा? शरीर में आएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या इस जातक को आएगी। और स्वास्थ्य संबंधित समस्या वो कहाँ से आएगी? वो जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वो इस जातक को कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। ठीक है,
उस पे कल्पना जी कॉल कीजिएगा अभी मुझे। कोई विशेष समस्या जातक को नहीं आएगी, ठीक है। आज की कक्षा को लेकर कोई प्रश्न आप लोगों का है तो बताइए। गुरुजी जैसे इसमें कन्या लग्न है तो मंगल चतुर्थ में आ गया शनि के साथ, तो क्या इसमें मांगलिक दोष बनेगा?